आज वर्ल्ड स्लीप डे, जिसका मकसद दुनिया में लोगों को नींद पूरी करके स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना। लेकिन वोट लेकर नींद में ही जब जवाबदेह लोग सोने लग जाएं, तो जरूरी होती है एक दस्तक। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की पहली दस्तक होगी, चुनाव के पहले अपनों की लड़ाई में जूझने वाली राजनीति क्यों पैदा हुई। क्या कारण है कि बंगाल में बीजेपी 200 सीट से ज्यादा जीतने का दावा करके अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा विरोधी दलों से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बना रही। दूसरी दस्तक रोजगार के मुद्दे पर आज तक की लगातार मुहिम से जुड़ी हुई। बेरोजगार करे प्रदर्शन और मंत्री करे फोटो सेशन। तीसरी दस्तक आम आदमी को साफ पानी का अधिकार दिलाने के लिए होगी। दस्तक की खबरों वाली इन हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं आज की दस्तक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं के बीच अपने किस्से सुनाते हैं, बताते हैं कि वो कैसे पार्टी के बूथ स्तर से काम करते हुए इन ऊंचे पदों तक पहुंचे। पार्टी में डिफरेंस की बात बीजेपी करती रही। वही बीजेपी जब बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तब बाहरियों को टिकट देकर अपनों की नाराजगी से पैदा हुआ संकट सामने खड़ा हो गया। विकास आरंभ होवे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं, और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। শহীদ পরিবারের যে সকল সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে সম্মান জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। एक तरफ बंगाल में पार्टी के लिए जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिजन हैं, जिनका सम्मान मंच पर प्रधानमंत्री करते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है, जगह दमदम बंगाल बीजेपी का कार्यालय, जहां कार्यकर्ता नाराज होकर जय श्री राम का नारा लगाकर तोड़फोड़ करते हैं, अपने ही नेताओं का होर्डिंग बाहर फेंकते हैं। बंगाल की कुर्सी जिन कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी चाहती है, वो वर्कर पार्टी दफ्तर की कुर्सियां तोड़ देते हैं। नेताओं के चेहरे से सजे फ्लैक्स जिन्हें लगाए वही उखाड़ देते हैं। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं होता। जगह राजारहाट गोपालपुर, बीजेपी दफ्तर के बाहर टायर जलाकर बीजेपी ऑफिस के सामने ही अपने ही घोषित प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गुस्सा जताते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर बीजेपी के दो गुट बन जाते हैं। झगड़ा बढ़ता है। पार्टी का एक स्थानीय गुट दूसरे गुट के कार्यकर्ता का सिर फोड़ देता है। दशकों से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान ही अनुशासन बताती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता अनुशासन भूलते दिख रहे हैं। और आगे चलते हैं। जगह मालदा, बीजेपी कार्यालय के ही बाहर। मालदा में 3 जगह हरिश्चंद्रपुर, साहापुर और मानिक चौक पर प्रदर्शन होता दिखा। जो कार्यकर्ता अब तक बीजेपी के लिए सत्ता का चांद तारा तोड़कर लाने में जुटे थे, वो अचानक अपनी पार्टी दफ्तर के सामने टायर जलाकर नारेबाजी करते हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं के पोस्टर जलाकर गुस्सा दिखाते हैं। हर चुनाव में हर दल के भीतर टिकट बंटवारे पर असंतोष का एक फेज आता है। तो क्या बंगाल में 283 उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद नाराजगी का पहला चरण बीजेपी देख रही है? गुस्से की वजह को देखने के लिए और आगे बढ़ते हैं। जगह वासुदेवपुर विधानसभा, बीजेपी ऑफिस के बाहर। सड़क जाम करके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस से प्रचार सामग्री बाहर लाकर आग लगा देते हैं, नारेबाजी करते हैं। यहाँ नाराजगी का कारण जानिए। गुस्सा इस बात का है कि कार्यकर्ता बीजेपी के पुराने नेता अरुण ब्रह्मा को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने अरिंदम भट्टाचार्य को वासुदेवपुर से टिकट दिया। गुस्सा इसी बात का कि पुराने कार्यकर्ता को बुलाकर टीएमसी से बीजेपी में आए नेता को प्रत्याशी बना दिया गया। तो क्या घर को ही आग लग रही है
घर के चिराग से वाली कहावत के तहत कार्यकर्ताओं के गुस्से की आग की वजह बाहरियों पर टिकट वाला प्यार और अपनों के कंधे पर सिर्फ प्रचार है, क्योंकि 294 सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी 283 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली, जिसमें दावा है 150 प्रत्याशी ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस से हाल में ही बीजेपी का झंडा थामने आ गए। अगर ऐसा है तो क्यों है? बीजेपी को क्यों 54% प्रत्याशी पश्चिम बंगाल में उधार के उतारने पड़े? क्या ये टीएमसी के खिलाफ बीजेपी में जीत की उम्मीद ज्यादा दिखने के कारण हो रही दौड़ है? इन सवालों के जवाब हम अगली रिपोर्ट में तलाशेंगे। अरिंदम भट्टाचार्य के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में इतने बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने की नौबत क्यों आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 17% वोट मिले, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 10% हो गया। फिर 3 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 40% वोट हासिल कर गई। विधानसभा चुनाव में स्थानीय समीकरण साधता बड़े चेहरे वाला प्रत्याशी जिताऊ साबित होता है। वो बड़े चेहरे या तो बंगाली फिल्मों के सितारे बन रहे या फिर टीएमसी से आए हुए नेता। एक चुनावी पोस्टर जिसमें दल का नाम नहीं, ऊपर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और ओवैसी सब की तस्वीर। ये पोस्टर इसीलिए सियासत के सोशल मीडिया में चर्चा में आया। ये पोस्टर ही आज की कहानी के सार को स्पष्ट करता है। कहानी ये कि राजनीति में विचारधारा नहीं बल्कि वोट का जुगाड़ करने वाला सबका साथ सबका विकास जरूरी होता है। अब ये पोस्टर तो प्रधानी के चुनाव का है। आप बंगाल की राणाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी के दफ्तर के बाहर चलकर देखिए। यहाँ बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने अपने ऑफिस में ताला लगा दिया और नारा गो बैक का, क्योंकि अब तक टीएमसी के नेता रहे पार्थ सारथी चटर्जी को स्थानीय बीजेपी नेता के ऊपर तरजीह देकर टिकट दे दिया गया। गुस्से की वजह सिर्फ टिकट नहीं, ये कारण भी जानिए। আমরা পুরনো কর্মী, আমরা দলের জন্য মার খেয়েছি, কেস খেয়েছি, পুলিশ কেস খেয়েছি। যে পার্থসারথী চ্যাটার্জি আজকে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, তিনি 1 মাস 10 দিন আগে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দিয়েছে। সে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, আমরা মেনে নিতে পারছি না। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है कि जिन टीएमसी के नेताओं की तरफ से अब तक हमले के वक्त पार्टी के लिए लोहा वर्कर्स ने लिया, उन्हीं के बीजेपी में आने के बाद हमला करने वाले नेताओं के लिए वोट कैसे मांगे। यही सवाल दुर्गापुर में पंडेश्वर विधानसभा में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ता पूछते हैं। पार्टी के नाराज सिपाही अपने ही ऑफिस में ताला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक दिन सुबह तक दीदी जिंदाबाद करने वाले जितेंद्र तिवारी शाम को बीजेपी में आ गए। अब टिकट भी पा गए तो जितेंद्र तिवारी से अब तक लड़ते रहे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता क्या करें। इसीलिए टिकट बंटवारे के वक्त कोलकाता में नाराज कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस हफ्ते देखी गई। 25 दिन पहले आया, पुराना कर्मी कोई भी देंगे, हम लोग प्रार्थी हिसाब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग परिवर्तन करेंगे, मोदी जी का सोनार बांग्ला हम लोग करेंगे। लेकिन 25 दिन से पहले आया, तृणमूल से आया, वो प्रार्थी हम लोग पसंद नहीं है, हम लोगों का प्रार्थी बदल चाहिए। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी में भी अपनी जीत की वजह पार्टी की कमान संभालने वाले दिलीप घोष देख लेते हैं। এবারে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে, বিজেপি জিতছে এটা জানার পরে বহু মানুষ বিজেপির প্রার্থী হওয়ার জন্য এসেছেন। আমাদের পার্টির মধ্যেও যেমন সবাই চাইছেন লড়তে, যারা অরাজনৈতিক ব্যক্তি অন্যান্য পার্টি সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করার লোক সবাই আমাদের প্রার্থী হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। সবার আশা ছিল আমাকে টিকিট দেবে পার্টি, আমি এমএলএ হব। সম্ভব নয়, যে কটা সিট সে কজন টিকিট পাবেন তাই পেয়েছেন। তারা সবই আমাদের হয় কার্যকর্তা সিম্প্যাথাইজার। ऐसा नहीं कि टिकट वाली ये नाराजगी सिर्फ बीजेपी में हो रही है। टीएमसी ने जब 27 विधायकों और 5 मंत्रियों का टिकट काटा तो पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे के बाद कई जगह प्रदर्शन होता है। कई टीएमसी कार्यकर्ता अपनों को टिकट न मिलने पर नाराज हुए। ठीक इसी तरह बीजेपी में हो रहा है। हुगली की कहानी देखिए। सत्यग्राम में तो 35 वर्षों से भाजपा का झंडा थामे एक वरिष्ठ भाजपा समर्थक ने रेलवे लाइन पर लेटकर आत्महत्या तक करने की कोशिश की।
जिन्हें बाद में बचाया गया। ये भी टीएमसी से बीजेपी में आए नेता को टिकट देने से नाराज है। पार्टी को भरोसा है कि ऐसे नाराज सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। গণতান্ত্রিক পার্টি সবার কথা বলার অধিকার আছে, কিন্তু সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ মেনে যারা এসেছেন এতদিন কাজ করেছেন তারা পার্টির সিদ্ধান্ত মেনেই কাজ করবে। ऐसा नहीं कि सभी बाहरी ही टिकट पा गए हैं। बीजेपी ने टिकट बांटे हैं तो प्रत्याशी कलिता मांझी और चंदना बाउरी जैसी भी है। हाउसगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनी कलिता डोमेस्टिक हेल्पर यानी घरों में जाकर कामकाज संभालती है, तो बांकुड़ा के सालतोड़ा से टिकट पाई चंदना बाउरी मजदूरी करती है। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी भी जाती है। ये बात सच है कि चुनाव में जिताऊ नेता ही प्रत्याशी बनता है और बीजेपी को भरोसा है कि कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत कर लेंगे, वरना बाहरियों को टिकट देने पर अपनों से पैदा हुआ संकट सत्ता पाने का टिकट भी काट सकता है। अरिंदम भट्टाचार्य के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। वैसे चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई, जिसने बताया कि 2016 से 2020 के दौरान अलग अलग दलों के 405 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और फिर से चुनाव मैदान में हाथ आजमाया। रिपोर्ट के मुताबिक उन 5 साल के दौरान सबसे ज्यादा 188 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया और चुनाव भी लड़ लिया। 2016 से 2020 के दौरान हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय अकेले कांग्रेस के 170 विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि दल बदलने वाले विधायकों के कारण 5 साल में देश के 5 राज्यों की सरकार गिर गई। यानी आसानी से दल बदलकर विधायक सांसद बनकर सत्ता का स्वाद नेता चख लेते हैं। तो अगली दस्तक यह कहती है कि मौका देखकर दल बदलकर सत्ता पाने वाला चौका मारना आसान है, लेकिन रोजगार के वादे पर वोट देकर सरकार से नौकरी पा लेना बहुत मुश्किल। कल हमने आपको मध्य प्रदेश और झारखंड के सरकारी रोजगार दफ्तरों की हालत दिखाई थी। आज बारी बिहार की है, जहां चुनाव में लाखों रोजगार देने के वादों की बाहर रही, लेकिन वहां के रोजगार दफ्तर की हालत देखिएगा, जहां बेरोजगार नौकरी के लिए प्रदर्शन करते हैं और मंत्री विभाग के लिए फोटो सेशन। जनवरी की तस्वीर है। पटना में 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग की डिग्री वाले युवा खड़े मिले। मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? बीएससी है। और जहां से रोजगार दिलाने का काम होता है वहां अब देखिए लाइट है, कैमरा है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश मिश्रा गेट पर खड़े हैं और एक्शन होता है। बिहार के मंत्री आते हैं, झक सफेद तौलिया बंधी हजारों की कुर्सी पर मुस्कुराते बैठ जाते हैं। यहां विभाग का प्रमोशनल वीडियो शूट हो रहा है। जिस बिहार में प्रदर्शन करते युवा सड़क पर दिखते हैं, नौकरी से दूर पाए जाते हैं, वहां श्रम संसाधन मंत्री अपने विभाग के प्रमोशनल वीडियो शूट में अगला शॉट क्लोज देते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मंत्री मुस्कुराते हुए चेहरा ऊपर उठाते हैं। शूट खत्म हुआ, शॉट पूरा हुआ। जिस वक्त बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विभाग के प्रमोशनल वीडियो के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करा रहे थे, तब आज तक की टीम मुंगेर में सरकारी रोजगार दफ्तर यानी नियोजनालय पहुंचती है, ये जानने की आखिर जिस विभाग से रोजगार बेरोजगारों को दिलाया जाना है, उसके वीडियो शूट कराते मंत्री से 180 किलोमीटर दूर रोजगार दफ्तर में क्या बेरोजगारों को भरोसा है नौकरी मिलने का? सौरभ कुमार हाथ में डिग्रियां लेकर खड़े हैं, नाम रजिस्टर करा रहे हैं सरकारी रोजगार दफ्तर के रिकॉर्ड में, लेकिन क्या नौकरी मिलेगी? देख रहे सर, मिल पाएगा कि नहीं मिले तो कहना मुश्किल है, लेकिन देख रहे हैं। मजदूरी करिए रहे, पढ़ लिख करके सब बहुत सारा ऐसा है कि जो कि पढ़ लिख के भी मजदूरी कर रहा है सर, समझे। इन ऐसा नहीं कि कोई नहीं सोचता है मतलब कि अरे पढ़ा लिखा हुआ दलाल थ्रू, मतलब नहीं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमसे भी ज़्यादा पढ़े हुए होंगे कोई भी, वो सब भी ऐसे ही बैठे हुए हैं मुहैया कराने। इसीलिए पटना में आज तक संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने सीधे श्रम संसाधन मंत्री से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार में जो रोजगार कार्यालय खुले हुए हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं,
बीते सालों में अब तक कितने लोगों ने रोजगार किया है बिहार में, आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है रोजगार के लिए, और कितने लोगों को रोजगार मिला है? अब जरा मंत्री जी का जवाब सुनिए। चुनाव में हम लोगों ने 19 लाख रोजगार का वादा बिहार के लोगों से किया था, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में 1 लाख बढ़ा करके हम लोग संकल्प लाए कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र मिला करके 20 लाख रोजगार हम लोग मुहैया करेंगे। 12,40,000 लोग लगभग हमारे इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, और पिछले 3-4 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक लोगों को जॉब कैंप लगा करके हम लोगों ने नौकरी दिया है। मतलब जिन रोजगार दफ्तर में बिहार के युवा आकर नौकरी पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहां 4 साल में सिर्फ 12% लोगों को नौकरी दिलाई गई। दावा है कि इसमें से भी 70% लोग कोई पक्की नहीं बल्कि निजी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पाए। अब उनकी नौकरी है भी या नहीं, इसकी भी जानकारी विभाग के पास नहीं। क्या मंत्री जी आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा डेटा है? मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। आपकी चिंता जायज है, मैंने ये भी बात कहा। सवाल उठता है कि चिंता है तो खाली पदों को सरकार क्यों नहीं भरती? तेजस्वी यादव आरटीआई का हवाला देकर विधानसभा में एक आंकड़ा बता चुके हैं। 2,48,072 स्वीकृत जो है वो पद खाली है, यानी 2.5 लाख तो केवल शिक्षा विभाग में। इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात ही नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग, पुलिस महकमे का अलग, आरटीआई का आंकड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जब पूछा कि कितने सरकारी पद खाली हैं, तो जवाब में खाली पड़े सरकारी पदों की संख्या नहीं बताई गई, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया कि 99,000 पदों पर भर्ती के लिए मांग आई है, और 99,000 पदों की मांग पर 21,000 के लिए अनुशंसा की गई। मतलब मांग के मुताबिक भी पदों को भरने में वो तेजी नहीं दिखती। तभी तो रोजगार दफ्तर बिहार में सिर्फ आंकड़ागिरी करने की इमारत रह गए, और बेरोजगार सड़क पर लाठी डंडा खाने के लिए छोड़े गए। पलायन की मार से जूझ रहे बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नेशनल करियर सर्विस के वेबसाइट पर नौकरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बिहार में करीब 12.5 लाख है। जाहिर तौर पर राज्य में बेरोजगारों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन हैरानी की बात है कि बिहार सरकार के पास अब तक महज 1.5 लाख लोगों को ही नौकरी मुहैया कराने का आंकड़ा मौजूद है। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों ने कैमरे पर न बोलने की शर्त पर साफ तौर पर कह दिया कि उनका काम बेरोजगारों को नौकरी दिलाना नहीं बल्कि उनकी काउंसलिंग करना है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना। और रोजगार के साथ ही अब हम साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक भी देंगे। देश की अलग अलग जगहों पर गंदे पानी के भरोसे रहने वाली जनता को उसका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। इसकी जरूरत क्यों है, एक झलक इस रिपोर्ट से जानिए। देश में साफ पानी के लिए जूझते 60 करोड़ लोगों की यह कहानी है, जिसमें एक बच्ची है, बच्ची के बगल में मटकी है, बच्ची के हाथ में एक बर्तन है, और उसी बर्तन से वो जमीन में गड्ढा खोदकर पानी निकाल रही है। शहरों में नल खोला और पानी निकाल लिया वाली सुविधा से बहुत दूर की यह कहानी नहीं है। ये इसी देश की तस्वीर है जहां गर्मियों में जनता को पानी के लिए पाताल भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चरचरी गांव की कहानी है, जहां यूं तो 12 महीने दूषित पानी के भरोसे ग्रामीण मजबूर रहते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी समस्या बढ़ जाती है। जब यहाँ पानी सूख जाता है तो बरसाती नदी के किनारे जमीन में गड्ढा करके पानी निकालते हैं। लाल पानी भी पीते हैं, उसी में नहाते हैं, प्रतिदिन मैंने कुआं कोड़ते हैं नदी में। समस्या सिर्फ ये नहीं कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। चिंता की बात यह कि स्थानीय प्रशासन तक को इस समस्या का पता नहीं। और हालत यह है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों के बीच भारत 120वें पायदान पर खड़ा है। अंदेशा है कि अगले 29 साल में हालत नहीं सुधरे तो 2050 तक भारत को जल संकट के कारण जीडीपी का 6% नुकसान होगा। आपके माध्यम से मुझे पता चला है और मैं इसको दिखवाता हूँ। अगर पानी की समस्या है तो या तो वहाँ पे हैंडपंप की व्यवस्था और नहीं तो फिर कूप की व्यवस्था जो है सामुदायिक कूप करवाएंगे। भारत
में 2 लाख लोग अब भी हर साल साफ पानी न मिलने के कारण जान गंवा देते हैं। ये तस्वीर उन्हीं आंकड़ों की एक गवाही है। गर्मी बढ़ने के साथ ऐसी तस्वीरें देश भर से आएंगी। हम आपके साथ मिलकर लगातार दस्तक देंगे ताकि जनता को साफ पानी का अधिकार मिले। सुमित सिंह, बलरामपुर, आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च यानी रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इन तीनों शहरों में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एमपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड नए केस मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन का विकल्प खुला होने की बात कही है। जिनके राज्य में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोरोना के केस नहीं संभले तो क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खारिज नहीं करते। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे। लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला केंद्र महाराष्ट्र पर छोड़ता है तो ये उनको कैसे कंट्रोल करना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र के नेतृत्व में कोरोना अपने सबसे खतरनाक रूप में दस्तक दे रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 39,726 के सामने आए, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा अकेले 25,833 है। जिससे सवाल उठता है कि क्या फ्रांस की तरह भारत के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य लॉकडाउन जैसे सख्त कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसके नागपुर में पहले ही कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। नागपुर में लॉकडाउन की इन तस्वीरों ने देश को साल भर पहले की याद दिला दी है, जब कोरोना के फैलाव के डर से जनता पाबंदियों की बेड़ियां पहने घर में रहने को मजबूर है। नागपुर में कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन लोग बेवजह बाहर न घूमें, इसीलिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारत में पूरे 110 दिन बाद कोरोना का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचा है। एक दिन में कोरोना के मरीजों की ये संख्या इस साल में सबसे बड़ी है। फरवरी में भारत में कोरोना के प्रतिदिन 9 से 10,000 मरीज मिल रहे थे, जो अब 40,000 तक पहुंच गए हैं। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, जहां पिछले साल 11 सितंबर को एक दिन 24,896 के मुकाबले मार्च को 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। लेकिन महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके छोड़िए, राजधानी मुंबई कोरोना को लेकर लापरवाही की सारी हदें तोड़ी जा रही है। दादर की सब्जी मंडी से पिछले हफ्ते से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कोरोना को जाने अनजाने बढ़ाते लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की इस नाकामी के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। सभी रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप अपने परिवार वालों या दोस्तों के साथ मुंबई में किसी मॉल में जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली 22 तारीख से किसी भी मॉल में एंट्री से पहले आपको अपनी RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको मॉल के अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो फिर मॉल के एंट्री गेट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट फैसिलिटी कंपलसरी कर दी गई है। मुंबई की तरह महाराष्ट्र के कई महानगर कोरोना की जद में हैं। नए केस के मामले में नागपुर सबसे ऊपर है।
जहां 18 मार्च को 2926 कोरोना के नए मरीज मिले। इसी तरह मुंबई में 2977, पुणे में 2791, नासिक में 1675 और औरंगाबाद में 1274 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में 18 मार्च को 1,66,353 सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में 1 मार्च से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य के अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये आशंका तेज होती जा रही है कि कोरोना की बढ़त को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन की शरण में जा सकती है। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढ्यात आपण गेलेलो आहोत. पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार, माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार. लेकिन लॉकडाउन का फैसला लेना आसान नहीं है। ये आम आदमी से लेकर सरकार के बजट की कमर तोड़कर रख सकता है, क्योंकि मॉल और मल्टीप्लेक्स में सन्नाटा सिवाय आर्थिक तंगी और बदहाली के कुछ नहीं लाएगा। अहमदाबाद में भी कोरोना के केस बढ़ने के बाद सिनेमा घरों को बंद करने का फैसला किया गया। शायद 1 साल के पहले पूरे भारत देश में मल्टीप्लेक्स बंद करने का आदेश दिया था। वो आदेश अनुसार हम जो भी नियम था गवर्नमेंट का, वो नियम कर हम 7 महीना लगातार थिएटर बंद रहा। थिएटर बंद रहने के बाद के अभी जो अभी नक्की की भी को मल्टीप्लेक्स धीरे धीरे चालू होने का वजह से धीरे धीरे 1 स्क्रीन चालू किया, 2 किया। अभी कल रात को ऑर्डर दिया अभी कि अभी मल्टीप्लेक्स सैटरडे संडे बंद रहेगा। भारत में अगर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत की आशंका है, तो फ्रांस में तीसरी लहर से बचने के लिए पेरिस में सीमित लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। भारत के कई राज्यों में भी हालात गंभीर हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए सभी को कोरोना को लेकर लापरवाही छोड़नी होगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। पिछले साल 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। देश को कोरोना से बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन इसकी बड़ी कीमत देश ने चुकाई। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश को 35 से 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी दोबारा लॉकडाउन की बात हो रही है। आखिर देश में केस क्यों बढ़ रहे हैं, अब इसकी वजह आपको बताते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहा हूँ। आपको मालूम है एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ चला है, मास्क आपने नहीं पहना। मेरा खर्चा आप चलाओगे? नहीं, ये तो मेरा खर्चा आप चलाओगे। व्हाट इज दिस? क्या है कोरोना? ये तो हेल्थ की बात है। हेल्थ की बात आपसे अच्छी है। कोरोना देश में क्यों तेजी से पांव पसार रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर लोगों की यही लापरवाही देश को भारी पड़ रही है, जबकि खतरा कोरोना की दूसरी लहर का है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सक्रिय हो गए। आनंद फानन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन लगता है कि कोरोना महामारी को लेकर उनके अपने संसदीय क्षेत्र को जागरूक करने की जरूरत है, जहां कोरोना के खतरे को लगभग खत्म मान लिया गया है। वाराणसी में हमारी पड़ताल में अधिकतर लोग बिना मास्क के घूमते देखे। कई ने अपनी गलती मानी तो कई नाराज हो गए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे भाई अभी भूल गए थे। ये मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क के लिए मनाही है क्या? मनाही नहीं, एक आदत नहीं है और क्या आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आने के बाद लोगों को लगने लगा है कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि अब भी मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। वाराणसी तक प्रधानमंत्री का इस संदेश पहुंचा होता तो हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि अगर लोगों ने अपने सांसद की बात सुनी होती तो इस तरह से मास्क से तौबा नहीं करते। ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क लिए हैं, अभी लगाएंगे। कोरोना बढ़ रहा है आपको मालूम है? हाँ। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे अभी लगाए थे, अभी निकाल लिए यहाँ, फिर लगा लेंगे। कोरोना खत्म हो गया है?
हल्का फुल्का तो खत्म ही हो चुका है। मास्क नहीं लगाए थे? नहीं, मास्क लगा लिया जाएगा ना, जब समय तो यूज किया जाता है। अभी अकेले चले तो क्या लगाए, 3-4 लोग ग्रुप बना रहे तो मास्क आदमी लगा लेता है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और पंजाब के मुकाबले कोरोना के केस कम। राज्य में 2217 सक्रिय केस हैं, लेकिन कोरोना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 15 मार्च को यूपी में कोरोना की 151 नए केस थे, जो 16 मार्च को 161, 17 मार्च को 181 और 18 मार्च को बढ़कर 205 हो गए। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात भले ही काबू में हो, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके लिए कोरोना को लेकर लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। के मामले इतने हैं, आपने तो मास्क नहीं लगाया? नहीं, मास्क लगा रहे हैं, गाड़ी में ना लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा आपने? अरे मेरा भूल गया मैं लगाने में। हाँ सॉरी भैया, भूल गया मैं। डर नहीं लगता कोरोना से? अरे बहुत डर लगता है, मगर जल्दी भूल गए, जा ही रहा हूँ सीधा घर। तो रास्ते में चल रहा है, गुटखा भी तो खा रहा है, थूकना भी तो है। अच्छा। कोरोना को लेकर बहानेबाजी पूरे यूपी को कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसी तरह की सोच पंजाब को मुश्किल में डाल चुकी है, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार को कई तरह की पाबंदियां लगाने को मजबूर होना पड़ा है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता की इजाजत दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में 100 से ज्यादा लोग एक समय पर मौजूद नहीं रहेंगे। हो गया है, ये करंट संबंधी किसी बंदों में किसी तरह की भी कोई कोताही पाई गई, चाहे उस विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल। सरकार की कोरोना को लेकर सबसे बड़ी चुनौती उसे छोटे शहरों में फैलने से रोकना है, क्योंकि अगर एक बार वो छोटे शहरों और कस्बों में फैल गया तो उसके आसपास के गांव भी इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं, जो कोरोना की चुनौती को अप्रत्याशित रूप से मुश्किल बना देगी। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात सोमवार को होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।